हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। विलियम शेक्सपियर का प्ले ओथेलो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो हमें सबसे पहले जानना है ओथेलो के बारे में कि ओथेलो किस टाइप का प्ले है। उसके बाद में हम चलेंगे कैरेक्टर्स को जानने के लिए, फिर हम हर एक एक्ट का हर एक सीन डिस्कस करेंगे आपके साथ में। तो कंसंट्रेशन के साथ में बने रहना वीडियो पर, क्योंकि पिक्चर्स की हेल्प से स्टोरी को डेवलप करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस प्ले के बारे में। ओके, देखिए प्ले को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। उन्होंने 37 टोटल प्लेज लिखे हैं। ये जो हमारा प्ले है ये एक ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मीन्स जब कहानी या प्ले किसी डेड बॉडी के साथ में खत्म होती है, या ये कहिए हीप ऑफ डेड बॉडीज जब आपको स्टेज पर नजर आती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी। ओके, कॉमेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूँ कॉमेडी क्या होती है। ट्रेजेडी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता रही हूँ। ये जो हमारा प्ले है ये 5 एक्ट्स का है। प्ले जो है 5 एक्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन हर एक एक्ट के अंदर अलग अलग सीन है। ये लिखा गया था अराउंड 1603 से 1604। अब हम बात करेंगे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पब्लिक परफॉर्मेंस की। तो जब फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड पब्लिक परफॉर्मेंस का जिक्र आता है तो जगह तो है व्हाइट हॉल पैलेस लंदन, और टाइम जो है यानी जो दिन और जो साल है वो है नवंबर 1 1604। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ रही है फर्स्ट पब्लिकेशन की। दोनों चीज़ें अलग अलग है, ये है परफॉर्मेंस और ये है पब्लिकेशन इसकी फर्स्ट। अब फर्स्ट पब्लिकेशन के अंदर भी क्वार्टो एडिशन में इसका पब्लिकेशन ईयर है 1622 एंड फर्स्ट फोलियो में इसका पब्लिकेशन ईयर है 1623। तो रिमेंबर रहेगा, आपको याद रहेगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी कोई राइटर कुछ भी लिखता है, कोई पोएम, कोई कहानी, कुछ भी XYZ, तो वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस तो होता ही है। बिल्कुल, शेक्सपियर भी इन्फ्लुएंस हुए थे। एक मतलब इटालियन ड्रामेटिस्ट नोवेलिस्ट थे एक, जिनका नाम था गिराल्डी सिंथियो। गिराल्डी सिंथियो का एक कलेक्शन था, एक बुक थी जिसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज थी, लगभग 10 थी, शायद 10 शॉर्ट स्टोरीज थी, जिसका नाम था ग्ली हेकाटोमी। ग्ली हेकाटोमी के अंदर 10 स्टोरीज उन्होंने लिखी थी। किसने? एक इटालियन ड्रामेटिस्ट नॉवेलिस्ट ने, जिसको मतलब इस प्ले का ओरिजिनल सोर्स कह सकते हैं आप। हाँ, 10 स्टोरीज के अंदर एक स्टोरी ऐसी थी जो कि मैरिज एंड बिट्रेयल वगैरह पर बेस्ड थी। बस उस स्टोरी से इन्फ्लुएंस हुए थे शेक्सपियर और ये कहानी उन्होंने लिख दी। चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, ओथेलो के बारे में ही। ओथेलो को एक्चुअली शेक्सपियर का ना मोस्ट पेनफुल प्ले बोला जाता है। मतलब जितने भी पेनफुल प्लेज हैं उनमें से बेस्ट जो है ना वो माना जाता है। शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज हैं, फेमस प्लेज बहुत सारे हैं। ये इतना फेमस नहीं हुआ, नहीं कह सकते आपके बहुत ज़्यादा ग्रैंड है, लेकिन फिर भी ना ये मतलब एक पावरफुल इमोशनल पंच देता है। डीपली आपको अट्रैक्ट करता है, डीपली आपको हिट करता है, एक तरह से आपके इमोशंस को हिट करता है। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को आप कह सकते हैं ए ट्रेजेडी ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि हर एक कैरेक्टर की अपनी एक वजह है, वो ट्रेजेडी का शिकार होता है। और वही हम इस कहानी में समझेंगे पिक्चर्स की हेल्प से। मैं फिर से आपको कह रही हूँ, पिक्चर्स की हेल्प से हम समझने वाले हैं। डिटेल में एक एक स्पीच को डिस्कस नहीं करेंगे, स्टोरी को डिस्कस करेंगे पिक्चर्स की हेल्प से, ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि कहानी क्या है, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए ना तो आपको कहानी मालूम हो और आप लिख पाएं। मेरा मोटो यही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये प्ले, इसलिए मैंने पिक्चर्स की हेल्प ली है और उसी की हेल्प से मैं इस कहानी को डेवलप करती हुई चलूंगी। तो सबसे पहले मुलाकात कर लेते हैं इस प्ले के कैरेक्टर्स से, क्योंकि जब तक कैरेक्टर्स को हम नहीं जानेंगे ना तब तक हमको कहानी समझ में आएगी ही नहीं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके प्ले के हीरो कहो आप, ओथेलो हैं, जिनके नाम पर ये प्ले है। ओथेलो वेनिस की सेना में एक मूरिश जनरल है और अपने रंग की वजह से ना रेशियल प्रेजुडिस का सामना करते रहते हैं। तो ओथेलो फर्स्ट नंबर पे। ओके, सेकंड नंबर पे है इयागो। इयागो विलन टाइप पर्सनैलिटी है, सोल्जर है, सर्विंग अंडर ओथेलो। ये मैनिपुलेटर आप कह सकते हो, मैनिपुलेट करता रहता है। इसकी बस यही काम है इसका, पूरी कहानी के अंदर आप देखेंगे बस षड्यंत्र रचता रहता है, कॉन्स्पिरेसी करता रहता है। ठीक है, थर्ड जो करेक्टर है मेन वो है कैशियो। मैंने आपको पहले वो कैरेक्टर बताए हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिनके ऊपर पूरी कहानी घूम रही है। वो ये 3 मेन कैरेक्टर हैं मेल में। ओके, अब फीमेल की बात करेंगे, लेकिन पहले कैशियो के बारे में थोड़ा सा जान लेते। कैशियो कौन है? कैशियो ओथेलोज लेफ्टिनेंट, यंग एंड लॉयल टू ओथेलो। इतना आप जान लो बस खाली। एक यंग मैन है, लॉयल है ओथेलो के लिए, लेफ्टिनेंट है ओथेलो के अंडर ये।
अब हम बात करते हैं फीमेल जो मेन जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में। फीमेल मेन कैरेक्टर्स में सबसे पहले आती है डेस्डिमोना, ओथेलो की वाइफ। ओके, डेस्डिमोना जो है ओथेलो की वाइफ है और इनोसेंट टाइप की लेडी है, मतलब बिल्कुल भी चालाक, तेज, कॉन्स्पिरेसी करना ये सब उसको नहीं आता, बहुत अच्छी है। मतलब यहाँ हमने जब कहानी को समझा है अच्छे तरीके से तो समझ में आया है, आप भी जब कहानी को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा डेस्डिमोना की किसी तरह की से कोई भी गलती नहीं थी। डेस्डिमोना ब्रबेंशियो की बेटी है तो ब्रबेंशियो से रिलेट करती है, ठीक है। अब एक कैरेक्टर यहाँ पे ना रोड्रिगो आता है, ये रोड्रिगो भी डेस्डिमोना से रिलेट करता है। वो कैसे? रोड्रिगो एक्चुअली डेस्डिमोना से ना शादी करना चाहता था, डेस्डिमोना उसको बहुत पसंद थी, लेकिन डेस्डिमोना ने इसको रिजेक्ट करके ओथेलो से शादी कर ली, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को क्योंकि आगे ना ये कहानी से रिलेट होने वाली है ये चीज़। ओके, अब हम बात करते हैं एमेलिया की। जो एमेलिया है, एमेलिया इयागो की वाइफ है, इयागो की वाइफ है, डेस्डिमोना की अटेंडेंट है। फिर एक लेडी कैरेक्टर यहाँ पे बियांका भी है। बियांका एक प्रोस्टिट्यूट है, लिविंग इन साइप्रस, इन्वॉल्व विद कैशियो, कैशियो के साथ इन्वॉल्व है, इसलिए हमने कैशियो के साथ में इसको रखा है, ठीक है। अब 3 कैरेक्टर के नेम और आपके सामने मेंशन हो रहे होंगे, ड्यूक ऑफ वेनिस, लोडोविको एंड मोंटेनो। जो ड्यूक है वेनिस के, वो भी कहानी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं क्योंकि इनकी भी कुछ स्पीच हैं कहानी के अंदर। डिटेल से हम स्पीच को तो डिस्कस नहीं करेंगे। तो ड्यूक ऑफ वेनिस से आप इन्हें पहचानेंगे। लोडोविको जो हैं वो डेस्डिमोना के अंकल हैं, इनका भी एक रोल आने वाला है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मोंटानो के बारे में मैं यहीं पर आपको बताकर चलती हूँ। ही इज़ द गवर्नर ऑफ साइप्रस बिफोर ओथेलो टेक्स ओवर। ओके, याद रखना साइप्रस के गवर्नर थे ये। तो मोंटानो जो है आपकी इस पूरी की पूरी प्ले जो है ना उसको एंड जब करेंगे तो मोंटानो करेंगे, ठीक है। शुरुआत कौन करने वाला है? स्टार्ट करते हैं प्लॉट को, पता चल जाएगा। देखिए एक्ट 1 सीन 1, कहानी की शुरुआत जो है ना रोड्रिगो की स्पीच से होती है, ये बात कर रहा है। इयागो भी वहां पर प्रेजेंट है, यानी स्टेज पर कुछ इस तरीके का माहौल है कि रोड्रिगो और इयागो जो है वो स्टेज पर हैं और ये दोनों के दोनों ना कुछ वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स जो है वो यूज कर रहे हैं। इन वर्ड्स को सुनकर और पता लग रहा है कि वो ओथेलो के बारे में बात कर रहे हैं। ओथेलो को नाम नहीं ले रहे, बस इस तरह के शब्द बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लैसिवियस मूर, थिक लिप्स, ओल्ड ब्लैक रैम, इस तरह के वर्ड बोल रहे हैं। तो इन वर्ड्स से पता लग रहा है कि वो ओथेलो के बारे में बात कर रहे हैं और ये वर्ड्स ऐसे हैं उनसे ये लगता है कि मतलब कोई किसी की तारीफ में नहीं कहेगा ऐसे शब्द। इसका मतलब क्या है कि जिसके बारे में ये कह रहे हैं ना उससे चिढ़ते हैं, बहुत नफरत करते हैं इस तरीके से। तो ओथेलो के बारे में बात हो रही है, दोनों बात कर रहे हैं और इस तरह के शब्द ये यूज कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है वो मैं अब आपको बताऊंगी। ये कहानी जब शुरू होती है ना तो कहानी के शुरू में ही पता चल जाता है कि रोड्रिगो जो है वो डेस्डिमोना से शादी करने वाले थे, लेकिन डेस्डिमोना ने शादी कर ली ओथेलो से, तो रोड्रिगो जो है वो ओथेलो से चिढ़ने लगा। तो इसका रीजन तो ये हो गया। इयागो का क्या रीजन था? इयागो का रीजन ये था कि ओथेलो ने इयागो को प्रमोट नहीं करा बल्कि प्रमोट कर दिया कैशियो को। यानी इयागो को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ओथेलो उसे प्रमोशन देगा, अच्छी पोस्ट पर लगाएगा, लेकिन ओथेलो ने इयागो को नेग्लेक्ट करते हुए कैशियो को प्रमोट कर दिया, लेफ्टिनेंट बना दिया। कैशियो को प्रमोट कर देने की वजह से इयागो ओथेलो से चिढ़ने लगा। अब इयागो क्या करता है, क्योंकि ये मैनिपुलेटर है, कहानियां घड़ता रहता है, इसने सोच लिया, ठान लिया कि ओथेलो से मैं बदला लूंगा जो भी हूँ, और बदला लेने के लिए मोहरा बनाता है रोड्रिगो को, क्योंकि रोड्रिगो भी तो ओथेलो से चिढ़ता है ना। और रोड्रिगो चिढ़ता है इसलिए इसने इसको मोहरा बनाया और क्या कहता है कि चलो तुम एक काम करो, ब्रबेंशियो से जाके मिलो। ब्रबेंशियो जो हैं वो डेस्डिमोना के फादर हैं। डेस्डिमोना के फादर से जाकर मिलो और जाकर उनसे कहो कि डेस्डिमोना की कोई गलती नहीं है, वो तो सीधी सादी भोली भाली सी लड़की है, ओथेलो ने अपने जाल में उसे फंसाया है और अपने जाल में फंसाकर उसे यहाँ से ले गया। तो इस तरीके से एक्ट 1 सीन 1 जो है वो स्टेज पर प्ले होता है। उसके बाद में बारी आती है हमारे एक्ट 1 सीन 2 की। अब एक्ट 1 सीन 2 के अंदर फर्स्ट टाइम ओथेलो अपीयर होते हैं। एक्ट 1 सीन 1 में सिर्फ ओथेलो का जिक्र होता है, लेकिन इनकी फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो एक्ट 1 सीन 2 में है, रिमेंबर। ओके, यहाँ पे क्या होता है, इयागो जो है वो यहाँ बात कर रहा है। इयागो ओथेलो से कहता है कि लोग है ना तुम्हारे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, मैंने सुना है,
बुरा बुरा कह रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा कहकर ना अपने आप को वफादार होने का दिखाता है कि भाई मैं कितना फेथफुल हूँ तुम्हारे लिए। ओथेलो का विश्वास जीतने की कोशिश करता है। इतनी देर में कैशियो आ जाता है। कैशियो यहाँ एंट्री करता है और ओथेलो को बताता है कि ड्यूक उसे ढूंढ रहा है। ड्यूक जो है ना वो तुम्हें ढूंढ रहा है। और वो क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि साइप्रस जो है, साइप्रस पे ना खतरा मंडरा रहा है। जब यहाँ पे इतनी ही देर में ब्रबेंशियो आ जाता है। ब्रबेंशियो जब आता है तो वो ओथेलो को मतलब बोलता है, ये चीज़ बोलता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो टेंशन में है और ये सब चीज़ें बोलता है कि तुमने ना कोई जादू किया है मेरी बेटी पे, कोई ना कोई मैजिक किया है तुमने मेरी बेटी पे, और मेरी बेटी को ना तुम मैजिक से मेरे से दूर ले गए। यानी मेरी बेटी तुम्हारे चक्रों में फंसने वाली नहीं थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी पे कोई ना कोई मैजिक कर दिया और तुम उसे लेकर चले गए। और ये बात ना मैं ड्यूक को जरूर जाकर कहूँगा। वैसे तो वो खुद ही कह देता है कि मांग करने लगता है कि ओथेलो को ना कैद कर लेना चाहिए, लेकिन ओथेलो कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ड्यूक तुमसे नाराज हो जाएगा। और इस चीज़ को सुनकर ब्रबेंशियो थोड़ा सा शांत हो जाता है। वो कहते हैं चलो ठीक है, ड्यूक से ही बात करेंगे। तो एक्ट 1 सीन 2 में ब्रबेंशियो का एनकाउंटर ओथेलो के साथ में होता है। ओथेलो को वो ये चीज़ बोलता है कि तुमने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया, उसे बहला फुसला कर तुमने उससे शादी कर ली, तो वो उसे यहाँ पे सजा देने के लिए आया है। उसने ठान लिया कि ड्यूक से इसकी शिकायत करेगा। एक्ट 1 सीन 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ना आपको ये स्टोरी समझाने की कोशिश कर रही हूँ पिक्चर्स की हेल्प से। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी पे। एक्ट 1 सीन 3 पे जाते हैं। ये जो है ना ये शुरू होता है कहाँ पे? ड्यूक की जो काउंसिल है वो है यहाँ पे लगी हुई। यानी आप ये कह सकते हो ये जो कहानी है ड्यूक के काउंसिल चैम्बर के अंदर स्टार्ट होती है। यहाँ पे सारे मेंबर्स जो हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। साइप्रस की बात चल रही है जो कि मतलब वेनिस का ही एक हिस्सा है। वहाँ पर ना जो टर्किश हैं वो लोग हमला करने वाले हैं। तो ये सब बातें चल रही हैं ड्यूक के, जैसे कि राजा के दरबार में बातें चलती हैं राज्य की। तो इस तरीके से बात चल रही है कि भाई साइप्रस जो है वहाँ पर टर्किश लोगों का आक्रमण होने वाला है। ये सब बातें चल रही है। इतनी ही देर में क्या होता है, वहाँ पर ओथेलो आ जाता है। ओथेलो को ड्यूक जो है वीर ओथेलो बोलकर उसको बुलाते हैं। यानी उसको बोलते हैं कि ब्रेव ओथेलो, मतलब कुछ इस तरीके के वर्ड वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो हमारी ऑडियंस है उसको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ओथेलो जो है वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छी रेपुटेड पर्सनालिटी है, एक अच्छी खासी उसकी रेपुटेशन है। जैसा कि इयागो, रोड्रिगो और ब्रबेंशियो सोचते हैं ना, वो वैसा नहीं है। इतनी ही देर में ब्रबेंशियो जो है वो अपनी शिकायत करना स्टार्ट करता है ड्यूक को। ड्यूक से कहता है कि मेरी बेटी जो है वो छीन ली गई है, मेरी बेटी को छीन लिया गया है, मेरी बेटी को कोई भगा ले गया है। ड्यूक बहुत सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि जो भी दोषी है ना उसको मैं दंड दूंगा, मतलब मैं कसम खाता हूँ जो भी दोषी है मैं उसको दंड दूंगा। ड्यूक ब्रबेंशियो से कहता है कि वो सजा तय करे, मतलब तू सजा तय कर, तेरी बेटी को भगाकर कोई लेके गया है ना, तू सजा तय कर, मैं उसको सजा जरूर दूंगा। अब ड्यूक को पता चलता है कि बात ओथेलो की हो रही है, क्योंकि ब्रबेंशियो उसकी तरफ इशारा करता है कि यही है दोषी, यही मेरी बेटी को भगा के लेके गया। अब इस चीज को सुनकर वो चौंक जाता है। ओथेलो अपनी सफाई देनी स्टार्ट करता है। ओथेलो कहता है कि मैं डेस्डेमोना से प्यार करता हूँ, डेस्डेमोना भी मुझसे प्यार करती है, चाहे तो डेस्डेमोना को बुला लो, बातचीत कर लो। डेस्डेमोना आती है, समझाती है, वो अपने फादर को बोलती भी है कि जिस तरह से मेरी माँ जो है उन्होंने तुम्हें चुना था, जैसे मेरी माँ ने आपको चुना अपने फादर से पहले, बस उतनी ही वफादार मैं अपने हस्बैंड के लिए हूँ कि मैंने आपसे ज़्यादा उनको चुन लिया। तो इस तरह से वो बात करती है। लेकिन क्या होता है, ब्रबेंशियो जो है वो जाता जाता ओथेलो को कहता है कि जो बेटी मेरी नहीं हुई वो तुम्हारी कहाँ से हो जाएगी, मतलब इस तरीके से बोल के चला जाता है। तो ये चीज़ है ना, ये ओथेलो के दिमाग में घर कर जाती है। फिर क्या होता है, रोड्रिगो जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा, इयागो यहाँ पर नज़र आएगा। इयागो जो है ना रोड्रिगो को भड़काने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा भड़काता है कि मतलब यहाँ रोड्रिगो को थोड़ा सा परेशान देखा जाएगा, सीन में दिखे ऐसा आपको नज़र आएगा कि रोड्रिगो जो है आत्महत्या करने के लिए जा रहा है, क्योंकि वो प्यार में धोखा खा चुका है, उसका दिल टूट चुका है। वो शादी करना चाहता था डेस्डेमोना से, लेकिन डेस्डेमोना ने किसी और से शादी कर ली, बेचारे का दिल टूट गया, वो अपना लाइफ को ख़त्म करना चाह रहा है। लेकिन यहाँ पर इयागो जो है ना उसको समझाता है कि भाई मरने से कोई फ़ायदा नहीं है, आगे आने वाले टाइम में ना डेस्डेमोना ओथेलो के साथ में नहीं रहने वाली, जल्दी एक दूसरे से थक जाएंगे वो। तो इयागो रोड्रिगो को कहता है कि तू मेरे साथ रह, अपन दोनों मिलकर ओथेलो से बदला लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो है हमारा सीन खत्म हो जाता है। फिर बारी आती है एक्ट 2 सीन 1 की। एक्ट 2 सीन 1 के अंदर साइप्रस में शुरुआत होती है, यानी साइप्रस के अंदर ये जा चुके हैं एक्ट 2 सीन
फर्स्ट के अंदर वहाँ मतलब पहले ही पहुंच चुके हैं। जो हमारा पिछला सीन था ना, जो मतलब हमारा एक्ट 1 सीन 3 है, उसके अंदर ये डेस्डिमोना जो है वो जा चुकी है इयागो, इमिलिया और रॉड्रिगो के साथ में। लेकिन यहाँ पे अभी तक ओथेलो नहीं आया है। ये चारों पहुंच गए हैं। ओथेलो के बारे में डेस्डिमोना जो है वो थोड़ी सी चिंता करती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आया। तो इस तरीके से यहाँ बात होती है। लेकिन इतने में क्या हो जाता है, ओथेलो जो है वो आ जाता है। ओथेलो आ जाता है। ओथेलो आते ही वो मतलब पब्लिकली डेस्डिमोना से अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि भाई मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझे मिल गई। मेरी खुशी जो है उसकी मैं मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता, किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है इयागो, ये मन ही मन क्या सोचता है कि भाई ये जो खुशी है ना तेरी, इसको मैं नष्ट कर दूंगा। ओथेलो जो है उसके बारे में सोचता है और रॉड्रिगो के साथ में बैठकर योजना बनाने लगता है कि हम ओथेलो को खत्म कर देंगे। खत्म का मतलब है कि मतलब उसको बुरी तरीके से तबाह कर देंगे, इसकी जो खुशियां हैं उसको हम खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से जो हमारा एक्ट 2 सीन फर्स्ट है वो खत्म होता है। एक्ट 2 सीन सेकंड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ओथेलो, छोटा सा सीन है ये, इसके अंदर ओथेलो जो है वो डिक्लेयर करता है कि हम सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि 2 बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। और 2 मेन इवेंट क्या है, एक तो है उसकी अभी अभी शादी हुई है डेस्डिमोना से, और दूसरा ये है कि साइप्रस जो है ना वो बच गया टर्किश अटैक से, बाल बाल बच गया। तो ये 2 हमारे पास में मेन वजह हैं हमारे सेलिब्रेशन की। एक्ट 2 सीन 2 में वो अनाउंस करता है। इतना सा छोटा सा ही सीन है। फिर एक्ट 2 सीन 3 की तरफ बढ़ते हैं कहानी। एक्ट 2 सीन 3 के अंदर स्टेज पर क्या होता है, ओथेलो जो है कैशियो को अपने घर पर पहरा देने के लिए भेजता है। यानी वो डेस्डिमोना के साथ में है, डेस्डिमोना के साथ रहता है और वो उसको कैशियो को कहता है कि तुम ध्यान रखना, पहरे देना। इतनी देर में कैशियो कहता है कि इयागो भी मेरे साथ में है। तो इयागो के बारे में वो कहता है कि इयागो जो है ना वो ईमानदार है, ऐसी बात नहीं है। इस बात को सुनकर थोड़ा सा माइंड के अंदर आता है कि बहुत आयरनिक लाइन है ये, बिकॉज द ऑडियंस नोज दैट इयागो इज एनीथिंग बट ऑनेस्ट। ये जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि ये ऑनेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है किसको, रॉड्रिगो को, कि कैसे ओथेलो को बर्बाद करना है। तो इस तरीके से इन लोगों की बातचीत होती है। अब एक्ट 3 सीन फर्स्ट आ जाता है। यहाँ पे कैशियो जो है ना, इसको इस चीज़ को लेकर बहुत पछतावा है, क्योंकि जब ये यहाँ पे हमारी जो कहानी है इसमें क्या हुआ कि ये बातचीत करने लगते हैं आपस में। ये बताता है कि ये बहुत ईमानदार है, ये सब कहानी उनकी होती है। लेकिन होता क्या है, इनकी आपस में कैशियो जो है इयागो को बोलता है, क्योंकि इसके साथ में होता है यहाँ पे, ये पहरा दे रहा होता है, ये दोनों साथ में होते हैं। तो इयागो जो है ना कैशियो को भड़काता है बहुत ज़्यादा कि तुम शराब नहीं पी सकते, तुम तो दूध पीने वाले इंसान हो, मतलब इस तरीके से बोलता है, मतलब उसकी बेइज्जती सी करता है। इसको एक तरह से बिल्कुल एकदम तैयार कर लेता है कि ये ड्रिंक कर ले। जबकि कैशियो ये कहता है कि मैं अगर शराब पी लूँगा ना तो मेरे से नशा जो है वो होल्ड नहीं होगा, मैं अपने नशे के अंदर काबू में नहीं रहता। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेता है और इसको क्या है, शराब पिला देता है। शराब पिला के दोनों आपस में झगड़ा कर लेते हैं, बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। ओथेलो आता है बीच बचाव करने के लिए, उसको गुस्सा आ जाता है। वो क्या करता है, कैशियो को जो प्रमोशन किया था ना वो ख़त्म कर देता है, इयागो को प्रमोट कर देता है। यहाँ पर आगे जो कहानी है उसके अंदर कैशियो को दिखाते हैं पछतावा करते हुए, ठीक है। वो इस समय उदास है, पछतावा कर रहा है, वो ओथेलो के किले के सामने खड़ा है। अब वो एमिलिया से मुलाकात करता है, एमिलिया को समझाने की कोशिश करता है कि तुम डेस्डिमोना से बात करो ना, डेस्डिमोना को कहोगे ओथेलो से बात करे, समझाए उसे, ये जो कुछ भी हुआ है ये इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन क्या होता है, डेस्डिमोना से बात करने के लिए जिक्र करते हैं तो क्या करता है इयागो, क्या कहता है, इयागो कहता है कि मैं एक काम करूँगा कैशियो कि ओथेलो को किले से दूर ले जाऊंगा और फिर तुम कैशियो तुम है ना डेस्डिमोना से मिल लेना और अपनी बात कह देना। ये चीज़ जो है ना ये कॉन्स्पिरेसी है। कहीं ना कहीं इयागो ने सोच लिया कि इन दोनों को अकेले में मुलाकात करवा दूंगा और उसके बाद में ओथेलो जो उसके माइंड में ये चीज़ डाल दूंगा कि इन दोनों का तो आपस में रिलेशन चल रहा है, कुछ ना कुछ मतलब आपस में इनका चल रहा है। तो इस तरीके से एक्ट 3 सीन जो हमारा फर्स्ट है वो खत्म हो जाता है। एक्ट 3 सीन सेकंड के अंदर क्या होता है, ओथेलो जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है वो इयागो को देता है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। तो वो इंपॉर्टेंट फाइल्स जो है ना वो लेकर ये निकलता है इयागो और ओथेलो भी वहाँ से निकल जाता है। तो ये दोनों के दोनों निकलते हैं। उसके बाद में ना देखते हैं, मतलब जैसे ओथेलो जो है बाहर निकल रहा है, तो ये जो बाहर निकल रहा है ना उसके अंदर मतलब एक तरह से जो नेक्स्ट जो हमारा सीन है
उसके लिए बैकग्राउंड तैयार हो जाता है कि अब डेस्टिमोना जो है वो अकेली रह जाती है महल के अंदर। इयागो की जो प्लानिंग है उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाता है। इस तरीके से अब यहाँ पर ना कैशियो को डेस्टिमोना से मिलने की अब अकेले में मिल जाएगी फुर्सत, यानी वो जाकर महल में डेस्टिमोना से मिल लेगा। कैशियो के माइंड में कुछ गलत नहीं है, लेकिन इयागो ने जो प्लॉटिंग कर रखी है ना वो अब सक्सेस होने वाली है, क्योंकि इस तरीके से सीन जो है वो तैयार हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं एक्ट 3 सीन 3 की तरफ। तो यहीं से शुरुआत होती है एक्ट 3 सीन 3 की कि डेस्टिमोना कैशियो से बातचीत कर रही है, यानी जो महल है उस महल के बगीचे में कहीं आपस में टहल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। दोनों बातचीत कर रहे हैं। कैशियो कह रहा है कि उससे हेल्प मांगता है डेस्टिमोना से कि डेस्टिमोना प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, मेरे से गलती हो गई, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम प्लीज़ ओथेलो से बात करो, कैशियो को माफ़ कर दे, ऐसा उससे कहो। कैशियो वहाँ से चला जाता है। तो कैशियो जैसे ही वहाँ से जाता है वैसे ही ओथेलो और इयागो आ जाते हैं। अब कैशियो का तो एग्जिट होता है, ओके, और ये लोग इन होते हैं, अंदर आते हैं। तो ओथेलो कहीं कैशियो को देख लेता है। ओथेलो कैशियो को देख लेता है तो उसके माइंड में शक आ जाता है, क्योंकि शक इयागो डाल रहा है। इयागो ये चीज़ें समझाता हुआ चल रहा है कि तुम्हारी वाइफ का तो ना कैशियो के साथ में कोई चक्कर चल रहा है। तो ओथेलो को थोड़ा शक हो जाता है। अब देख लेता है तो वो भी कहता है ये चीज़, कैशियो को जाते हुए देखता है तो ना मतलब चालाकी से बोलता है, इयागो चालाकी से बोलता है कि ये चीज़ तो मुझे पसंद नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ओथेलो पूछता है इयागो इसका क्या मतलब है? कि इयागो कहता है अरे चलो जाने दो ना, छोड़ो, मेरे मन की बात है, शायद हो सकता है मुझे शक हो रहा हो वैसे ही। मतलब ऐसा कर करके है ओथेलो के माइंड में, दिमाग में सारा का सारा जहर घोल देता है। ओथेलो पूछता है कि क्या ये कैशियो था क्या यहाँ से गया है जो? तो इयागो अपनी योजना बनाना शुरू कर देता है। वो डेस्टिमोना ओथेलो से बात करती है आगे जाके, मतलब वो अपने माइंड में प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है, ओथेलो के माइंड के अंदर जहर भर देता है। यहाँ डेस्टिमोना जो है ओथेलो से बात करती है आके कैशियो के बारे में कहती है कि तुम कैशियो को माफ़ कर दो, कैशियो जो है वो ऐसा नहीं है। अब जब वो उससे बात करती है ना ये सब कि कैशियो जो है गलत नहीं है, तुम उसकी मदद करो, उसने गलती नहीं करी, यहाँ ओथेलो का जो शक है वो तो और गहरा हो जाता है डेस्टिमोना के लिए कि कैशियो को क्यों सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इयागो ने तो उसके मन में जहर भर दिया ना। अब इयागो की चाल ना 2 तरीक़ों से काम करती है। पहला क्या, ओथेलो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि डेस्टिमोना उसके साथ धोखा कर रही है। दूसरा, ओथेलो का ना ये क्या बन जाता है, ये ट्रस्टी बन जाता है, मतलब ट्रस्टवर्दी जिसे कहते हैं ना, विश्वास पात्र, वो बन जाता है, दोस्त बनने का नाटक करता है। जबकि असल में क्या होता है, साजिश कर रहा है वो। इयागो यहाँ तक कि ओथेलो को जलन से सावधान होने के लिए कहता है कि जलो मत, कोई बात नहीं, कैशियो उससे अकेले में मिलने ही तो आया था, जलो मत। यहाँ तक भी कह देता है कि मतलब तुम क्यों अपनी आंखों के अंदर इतना गुस्सा भर रहे हो, एकदम राक्षस लग रहे हो, इस तरह से मत करो। भड़का भी रहा है और उसको इस तरीके से भी समझा रहा है, लेकिन फिर भी अब उसको ना उसके संदेह को ना बहुत ज़्यादा भड़का देता है। सस्पेंशन जो है ना इतना क्रिएट कर देता है कि जेलेसी भर जाती है। ओथेलो से कहता है कि डेस्टिमोना की जो बेवफाई है ना, चलो उसका सबूत ढूंढो, अब तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा। लेकिन उसको याद भी दिलाता है कि डेस्टिमोना ने एक बार अपने फादर से भी तो झूठ बोला था, अपने फादर से भी बोला था, तो उसके फादर को उसने धोखा दिया है, तो तुम तो हो ही क्या। जब एक बेटी अपने बाप को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। अब ये चीज़ सुन के ना ओथेलो का शक जो है और भी बढ़ जाता है। अब ओथेलो पूरी तरीके से इयागो पर विश्वास करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद में डेस्टिमोना आती है। डेस्टिमोना जब ओथेलो कहता है कि भाई मुझे सर दर्द हो रहा है, तो वो अपने उसके माथे पे ना अपना रुमाल रख देती है। और ये जो रुमाल है ना, ये कभी ओथेलो ने ना इसको दिया था डेस्टिमोना को। ये हैंकी जो है कभी ओथेलो ने डेस्टिमोना को दिया था, और इस हैंकी से क्या करती है, वो उसका सर जो है वो पूछने लगती है, माथा जो है पूछने लगती है। जब वो वहाँ से जाते हैं रुमाल गिर जाता है। अब ये जो रुमाल है ये इमेलिया उठा लेती है। इसको कौन उठा लेती है? इमेलिया। ये जो इमेलिया उठाती है ना, वो इसलिए उठाती है क्योंकि इयागो ने उसको बोला था कि तुम वो है ना रुमाल उठा लाना। अब वो उसको तो उठा लाती है, लेकिन वो जानती नहीं है कि इयागो के माइंड में क्या चल रहा है। अब रुमाल को कैशियो के कमरे में रखना चाहता है वो, ताकि कैशियो को फंसा दे, कैशियो और डेस्टिमोना को फंसा दे। बाद में ओथेलो जो है ना इयागो को से आमने सामने होता है। उसको मतलब उसका पीस जो है ना माइंड का ख़त्म हो चुका होता है। डेस्टिमोना की बेवफाई का सबूत मांगता है। उसको कहता है कि तुम ढूंढ के लाओ कि मेरी वाइफ जो है ना वो मेरे से बेवफाई कर रही है, वो मेरे को चीट कर रही है, वो मेरे साथ में गलत कर रही है, तुम ढूंढ कर लाओ ऐसा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो अब ओथेलो उलझन में भी पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी वाइफ पर विश्वास करे या इयागो पर विश्वास करे। इयागो एक और झूठ बोल देता है, कहता है कि कैशियो को ना उसके सोने के दौरान डेस्टिमोना के बारे में बात करते हुए उसने सुना था। मैं कह रहा हूँ, मैंने उसको मुंह मतलब नींदों में बड़बड़ाते हुए सुना था। वो नींदों में ना डेस्टिमोना का नाम ले रहा था
अब ये सब सुन के तो अथेलो को बिल्कुल भी सहन नहीं होता, मतलब एकदम सहन करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। डेस्डिमोना और कैशियो के एक साथ होने का विचार जैसे ही उसके माइंड में आता है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाता है और वो इयागो से कहता है कि कैशियो को मार डाल। इयागो इस बात पे सहमत हो जाता है। बदले में ओथेलो जो है इयागो को अपना नया लेफ्टिनेंट बना देता है, पूरी तरह से उस पर विश्वास करने लग जाता है। और जबकि ये जो इयागो है ना, ये तो उसको धोखा दे रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है एक्ट 3 सीन 4 के अंदर। एक्ट 3 सीन 4 के अंदर डेस्डिमोना और इमोलिया जो है, सॉरी इमीलिया, डेस्डिमोना और जो इमीलिया है ये आपस में जलन ईर्ष्या की बातें कर रही है। डेस्डिमोना को ये अंदाजा नहीं है कि ओथेलो जो है ना वास्तव में उसके साथ में इस तरीके का बिहेव जो है वो बना चुका है, अपने माइंड में उसके लिए जलन भर चुका है, वहम भर चुका है, या कहिए कि विश्वास नहीं रहा इसके हस्बैंड को इसके ऊपर। डेस्डिमोना इमीलिया से कहती है कि क्या कभी तुम एज्यूम कर सकती हो कि ओथेलो जो है वो ईर्ष्या करे, क्या ऐसा कभी हो सकता है? तो लेकिन हम तो जानते हैं, मतलब एज एन ऑडियंस हम जानते हैं ओथेलो के अंदर जलन भर चुकी है। जहाँ पे ओथेलो जब एंट्री करता है ना, तो वो कहता है कि उसे ठीक नहीं लग रहा, डेस्डिमोना से वो रुमाल मांगता है, वो कि जो रुमाल मैंने तुम्हें दिया था ना वो रुमाल दो। तो वो कहती है कि वो रुमाल तो मुझसे खो गया। अब ओथेलो से नाराज हो जाता है, वो कहता है कि वो रुमाल जो है वो मेरे पास में मतलब बहुत टाइम पहले से था, कहीं ना कहीं मेरे पूर्वजों से जुड़ा वो रुमाल है, मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, तुमने ऐसे कैसे खो दिया। बुरा लगता है, बातचीत में गर्मा गर्मी हो जाती है दोनों के, हस्बैंड वाइफ के, ओथेलो और डेस्डिमोना दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हो जाती है। अब ओथेलो डेस्डिमोना के बीच में बहस होने लगती है। ओथेलो जो है गुस्से से कमरे के बाहर निकल जाता है। इसी दौरान है ना कैशियो जो है वो बियांका से मिलता है दूसरी तरफ। अब कैशियो के रूम के अंदर वो हैंकी था, कैशियो वो हैंकी उठा के ले जाता है, हैंकी उठा के ले जाता है, बियांका को दिखाता है। बियांका पूछती है कि तुम कहाँ थे, तो कैशियो से वो रुमाल दिखाता है, वो कहता है कि मुझे ना आज ये रुमाल मिला। बियांका भी थोड़ी सी ईर्ष्या महसूस करती है क्योंकि बियांका जो है वो कैशियो से रिलेटेड है, कैशियो के साथ में उसके रिलेशन है, तो वो थोड़ा सा उसको बुरा लगता है। वो रुमाल देख के कहती है कि ये तो कोई लेडी का रुमाल है, शायद हो सकता है तुम्हारी किसी के साथ, किसी और के साथ में रिलेशन बन गई। तो कैशियो से समझाता है कि नहीं नहीं, ये रुमाल तो मुझे सिर्फ मिला है, मेरे पास में कोई लेडी नहीं आई, ये रुमाल सिर्फ मुझे मिला है। तो इस तरह से ये रुमाल की कहानी सामने आती है, एक हैंकी की कहानी जो है वो सामने आती है। एक्ट 4 सीन 1 में क्या होता है, इयागो और ओथेलो ये हैं। अब इयागो ओथेलो को ना लगातार भरता रहता है, उसके दिमाग में कचरा भरता रहता है कि तुम्हारी वाइफ जो है ऐसी है वैसी है। ओथेलो थोड़ा सा मतलब वैसे घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, एक तरह से उसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। अब इयागो को अपने द्वारा जो उन्होंने जो फैलाया है ना वो सारा का सारा, उस सारे के सारे में वो ये सोचता है कि यार मेरा तो है ना प्लान बिल्कुल सही चल रहा है। ओथेलो थोड़ी देर में अपने आप को थोड़ा सा ठीक फील करता है, तो इयागो को वो एक तरह से सजेशन देता है कि ओथेलो मतलब इयागो से कहता है कि क्या करें ऐसा कि मतलब हम इनकी चोरी को पकड़ें। ओथेलो और इयागो दोनों बातचीत कर रहे हैं। इयागो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम छुप जाओ एक जगह और मैं ना कैशियो को बुलाऊंगा, कैशियो से बात करूंगा, तुम सारी बात सुन लेना कैशियो डेस्डिमोना के बारे में क्या बात करता है। अब ये इयागो जो है ना, ये कैशियो से, याद रखिएगा, ये इयागो कैशियो से बात करता है बियांका के बारे में, इसकी जो मिस्ट्रेस है उसके बारे में। लेकिन ओथेलो छुपकर बातें सुन रहा है तो उसको आधी अधूरी सी बातें समझ में आती है। ये सोचता है कहीं ना कहीं बातें जो हैं वो बियांका के बारे में नहीं हो रही, बल्कि किसके बारे में हो रही है, वो बातें हो रही है डेस्डिमोना के बारे में। तो डेस्डिमोना के बारे में सोचकर वो गुस्से से भर जाता है। अब इतनी देर में बियांका आ जाती है, यहाँ पे बियांका की एंट्री होती है। बियांका आती है, साथ में उसके पास में होता है वो हैंकी, वो रुमाल लेकर आ जाती है। अब ओथेलो चौंक जाता है, उसे ना पूरा विश्वास हो जाता है कि डेस्डिमोना जो है ना बेवफा है, क्योंकि डेस्डिमोना ने कैशियो के पास में छोड़ा होगा वो रुमाल, जब ही तो कैशियो ने बियांका को दिया और आज बियांका लेकर आई है। समझ रहे हो आप कि जैसे डेस्डिमोना के पास में था ये हैंकी, तो ओथेलो ने डेस्डिमोना को दिया था, बियांका के पास कैसे आया? डायरेक्ट बियांका को तो वो जानती नहीं है, इसका मतलब कैशियो को उसने दिया होगा, कैशियो ने बियांका को दिया है। बियांका आती है, रुमाल कैशियो को लौटाती है, ओथेलो चौंक जाता है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि डेस्डिमोना जो है ना वो बेवफा है, मतलब मेरे साथ में चीट कर रही है। जैसे ही कैशियो वहाँ से जाता है, ओथेलो ना बहुत ज़्यादा गुस्से से भर जाता है और इयागो से पूछता है कि इयागो मुझसे कैसे मारूं। इयागो ओथेलो को और भड़का देता है, वो फिर से उसे हैंकी की बात करता है, कहता है और नाराज़गी उसकी बढ़ जाती है। ओथेलो डेस्डिमोना को भी मारना चाहता है, अब तो मतलब हिंसा की बात करने लग जाता है, कहता है कि मैं उसे मार दूंगा, गला घोट के बस उसको जान से मार दूंगा, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इतनी देर में क्या होता है, ओथेलो डेस्डिमोना और मतलब ये दोनों साथ साथ होते हैं। इतनी देर में ना डेस्डिमोना के जो अंकल हैं लोडोविको, उनकी एंट्री होती है, वो आते हैं। ये डेस्डिमोना के चाचा हैं, वेनिस से आए हैं, एक लेटर लेकर आए हैं और उसके अंदर ना ओथेलो के लिए कुछ जानकारी है।
और कुछ कैशियो के बारे में जानकारी है। ओथेलो को वेनिस वापस बुलाने के लिए लिखा गया है उसके अंदर, और कैशियो को साइप्रस का चार्ज देने के लिए कहा गया है। अब ओथेलो डेस्डिमोना के साथ में बात कर रहा है, इनके बीच में मनमुटाव चल रहा है, आपस में बहसबाजी करते हैं। इवन ओथेलो जो है डेस्डिमोना को स्लैप कर देता है, थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है शैतान है हो तुम, मतलब इवन गंदा बोलता है, बहुत बुरा बोलता है कि तुम बहुत गंदी हो, तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, बहुत सारी बातें बोलता है। ये सारी बातें सुन के इसका जो चाचा है लोडोविको, वो मतलब एकदम से सरप्राइज रह जाता है, शॉक्ड रह जाता है, सोचने लगता है कि ओथेलो को आखिर क्या हो गया। ओथेलो से सवाल करता है कि ओथेलो तुम डेस्डिमोना को ऐसे कैसे कह सकते हो, इवन प्रोस्टिट्यूट तक बोल देता है। इसके बाद ना इयागो जो है वो लोडोविको से बात करता है और कहता है कि ये ओथेलो जो है ना मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसका दिमाग का जो संतुलन है ना वो ख़त्म हो चुका है, ऐसे वो कहता है। और इस तरीके से मतलब बातों को सेटल करने की कोशिश करता है, ठीक है। इस तरह से हमारा सीन जो है ख़त्म हो जाता है। अब एक्ट 4 सीन 2 जो शुरू होता है वो शुरू होता है तो स्टेज पर ओथेलो और एमिलिया इन दोनों को दिखाते हैं। ओथेलो जो है वो एमिलिया से डेस्डिमोना के बारे में बात करता है कि मेरी जो वाइफ है वो तुम्हें क्या लगता है कैसी है, मेरे लिए ऑनेस्ट है या नहीं है, ऐसे बात करते। तो एमिलिया बेचारी पूरी एकदम ईमानदारी से बताती है, अपनी पूरी जान लगा देती है ये समझाने में कि डेस्डिमोना जो है बहुत अच्छी है, बहुत प्योर है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, मतलब वो इतनी प्योर है जितनी एक लेडी को होना चाहिए, ठीक है। इस बीच में ही रोड्रिगो और इयागो का आमना सामना होता है। ये तो वही अपने काम में लगा हुआ है, रोड्रिगो को परेशान नहीं कह सकते, रोड्रिगो को भड़काने का काम करे जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि रोड्रिगो इयागो से कहता है कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया डेस्डिमोना को मतलब वापस लाने के लिए, कुछ भी नहीं किया। तो ये कहता है कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी, अगर तू मेरी हेल्प करेगा ना जब ये सारे काम होंगे। रोड्रिगो मतलब उसको इतना वो कर लेता है, इयागो जो है रोड्रिगो को इतना मैनिपुलेट कर लेता है कि उससे कहता है कि तू कैशियो को मार डाल। और क्या करते हैं ये कि वो कहता है कि जल्दी है ना, मैं तुझे डेस्डिमोना जो है वो तुझे मिल जाएगी। और ये जो रोड्रिगो है ना ये तैयार हो जाता है कैशियो को मारने के लिए, क्योंकि रोड्रिगो को कहीं ना कहीं ये कहता है कि डेस्डिमोना का अब ओथेलो के साथ में नहीं बल्कि कैशियो के साथ में रिलेशन चल रहा है, तो तू एक काम कर, कैशियो को मार दे। अगर तू कैशियो को मार देगा ना तो डेस्डिमोना अपने आप आ जाएगी, और डेस्डिमोना और तेरे बीच में तो कोई रुकावट ही नहीं रहेगी। तो रोड्रिगो क्या करता है, इयागो की मतलब ये जो धोखेबाजी है ना, इन सारी चीज़ों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब बेचारे को समझ में नहीं आता है इसको कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये तैयार हो जाता है। एक्ट 4 सीन 3 के अंदर क्या होता है, इधर बिल्कुल छोटा सा सीन है, इसके अंदर ये डेस्डिमोना और एमिलिया ये आपस में बात कर रही है, दोनों बात कर रही है। वो मतलब इस चीज़ के बारे में ही बात कर रही है कि क्या कोई लेडी जो है वो कभी अपने हस्बैंड के साथ में चीट कर सकती है क्या, धोखा कर सकती है क्या। तो डेस्डिमोना जो है वो एमिलिया से पूछ लेती है क्या तुम ऐसा कर सकती हो। तो एमिलिया कसम खाकर कहती है कि नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, मतलब भगवान की कसम खाती है कि अलमाइटी की मतलब कसम खाकर कहती हूँ मैं कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। और इनकी जो बातचीत है ना उससे हमें ये पता चलता है कि शेक्सपियर यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि डेस्डिमोना के साथ जो कुछ भी अब हुआ है या होने वाला है उसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही वफादार है और ये कह सकते हैं ऑनेस्ट है, उसने कभी भी कुछ नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं हम एक्ट 5 सीन फर्स्ट की तरफ। एक्ट 5 सीन फर्स्ट में एक्चुअली क्या होता है, रोड्रिगो और कैशियो ये स्टेज पर आपको दिखाई देंगे इस प्ले के अंदर। रोड्रिगो कैशियो को मारने की कोशिश कर रहा है यहाँ, क्योंकि भड़का दिया था ना इयागो ने इसका माइंड जो है इस तरह से सेट कर दिया कि तू मार दे कैशियो को, क्योंकि कैशियो है इस समय तेरे और डेस्डिमोना के बीच में, तो इसको मार दे। लेकिन उसको मारने की बजाय खुद ही घायल हो जाता है, मतलब आपस में हाथापाई होती है इनकी, खुद ही घायल हो जाता है। इसी बीच में इन दोनों के आपस में लड़ाई को देखते हुए इयागो जो फायदा उठा जाता है वो क्या करता है, वो आकर कैशियो के ऊपर हमला करता है, फिर जल्दी से वहां से भाग जाता है। लेकिन कैशियो कहीं ना कहीं बच जाता है। इस चीज का पता हमें आगे चलेगा एक्ट 5 सीन सेकंड में, लेकिन मैं यहीं आपके सामने क्लियर कर रही हूँ कि कैशियो जो है वो बच जाता है वहां से। कुछ समय के बाद में इयागो वापस आता है और वो आकर ना रोड्रिगो को ही मार देता है, इसी को जान से मार देता है, क्योंकि सारी कहानी जो है कहीं रोड्रिगो किसी को कह ना दे इसके बारे में कि भाई तू कैशियो को मार दे, ये सब मैंने कहा था। तो रोड्रिगो को ही खत्म कर देता है, रोड्रिगो यहाँ पे मर जाता है। तो यहाँ ट्रेजेडी जो है उसकी शुरुआत हो गई, रोड्रिगो की डेथ हो गई। अब हम चलेंगे एक्ट 5 सीन सेकंड की तरफ और यहाँ देखिए क्या होता है। यहाँ ना ये जब सीन शुरू होता है तो इस सीन की शुरुआत में ही ओथेलो डेस्डिमोना जो है वो दिखाई देंगे आपको स्टेज पर। और
जो इनका ये कहिए कि जो इनका रूम है, बेडरूम जिसे कहते हैं, जहाँ ये सोने के लिए जाते हैं, वहाँ का सीन दिखाई देगा आपको। जब ये प्ले आप देखेंगे वहाँ का सीन दिखाई देगा। और मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, एक हिंदी मूवी भी है हमारी जो इस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, तो उसका नाम मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो पर मेरे साथ बने रहना। वो आप देखेंगे ना, सेम यही स्टोरी है, तो उसे देख लेना और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। डेस्डिमोना जो है वो अपने बेडरूम के अंदर लेटी हुई है, सोई हुई है। वहाँ पर ओथेलो जो है जाता है, बहुत प्यार से उसको देखता है, अपने मन ही मन में बात करता रहता है, यानी सोलिलोकी चलती है, खुद से ही बात करता है कि वो बहुत प्यार करता है वैसे तो उससे, लेकिन क्या करे बेचारा, अब जब गलत गलत चीज़ें उसके बारे में भर दी गई है उसके दिमाग में, तो कहीं ना कहीं जो है, जब प्यार बहुत ज़्यादा होता है, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो कहते हैं शक भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया। अब उसको देखता है, उसे किस भी करता है, मारने की सोच रहा है, उस फैसले के ऊपर उसको दुख भी होता है, ये सारी चीज़ें करता है। क्या करता है, एक बार डेस्डिमोना तो है जाग जाती है, जैसे उसको किस करने वाला होता है तो वो जाग जाती है, तो उससे कहता है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। डेस्डिमोना बेचारी डर जाती है, पूछती है कि ऐसा तुम क्यों कह रही हो। डेस्डिमोना और ओथेलो के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। अपनी सफाई देती है पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी क्या करता है, ये इसका गला घोट कर मार देता है। अब ये खूब कहती है कि कैशियो को बुला लो, बात कर लो, बात कर लो, वो क्लियर हो जाएगा, वो खूब विनती करती है ताकि सच पता चल जाए। लेकिन ओथेलो कहता है कैशियो तो पहले ही मर चुका है, क्योंकि ओथेलो को ये पता लगा कि कैशियो को तो मैंने मारने के लिए बोल ही दिया था, तो कैशियो तो मर चुका है। तो कहता है कि कैशियो तो मर चुका है, अब कौन आकर बोलेगा कि सच क्या है गलत क्या है। तो मार देता है डेस्डिमोना को। डेस्डिमोना दया की खूब भीख मांगती है, लेकिन फिर भी उसको मार देता है। इसी टाइम एमिलिया की एंट्री होती है स्टेज पर। एमिलिया दरवाजे पे टक टक ऐसे मतलब करती है, एंट्री कर लेती है। ओथेलो थोड़ा सा घबरा जाता है, अंदर आने देता है। डेस्डिमोना के शरीर को छिपाने की कोशिश करता है, वो मर चुकी है, यानी मरने की कंडीशन में, अभी मरी नहीं है। एमिलिया ओथेलो को बताती है कि रोड्रिगो मारा गया, यहाँ ये देती है ये खबर कि रोड्रिगो मारा गया, रोड्रिगो मारा गया और कैशियो भी जिंदा है। अब ओथेलो चौंक जाता है, अरे यार डेस्डिमोना ने कहा था बुला ही लेता तो ठीक रहता, कहीं ऐसा ही उसने सोचा होगा। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं ना, डेस्डिमोना अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। आखिरी सांस में कहती है कि मुझे झूठे तरीके से मारा गया है, और कहती है कि उसने खुद को मारा है। यानी वो ये नहीं कहती कि मतलब भाई मरते मरते भी ये नहीं कहती कि ओथेलो ने मुझे मारा है, लेकिन एमिलिया जो है ना वो सच समझ जाती है। ओथेलो पर डेस्डिमोना की मतलब डेथ का एक तरह से एलिगेशन लगाती है, एलिगेशन कह सकते हो आप, या डायरेक्टली उसको कहती है कि भाई तुमने मार दिया। तो ओथेलो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लेता है कि हाँ मैंने उसे मार दिया, कहीं ना कहीं इयागो ने मुझे बताया कि डेस्डिमोना जो है वो मेरे लिए ट्रू नहीं है, तो मैंने उसको मार दिया। अब एमिलिया डर जाती है, चारों तरफ चिल्लाने लगती है। इतनी देर में इयागो भी वहाँ पे एंटर कर जाता है। इयागो वहाँ पे एंटर कर जाता है, लेकिन फिर भी एमिलिया जो है वो पूरी कहानी बताती है, पूरे सब कुछ बताती है। वो रुमाल वाली कहानी भी बताती है कि ये रुमाल तो मैंने उठाया था और मैंने उठाकर अपने पति को दिया था, मेरे पति इयागो ने इसे कैशियो के पास छुपाया था। ये पूरी की पूरी कहानी जो है ये उसको समझ में आ जाती है, यानी जो हमारा ओथेलो है उसको समझ में आ जाती है कि ये इयागो की करी धरी है, सारी की सारी चाल समझ जाता है वो पूरे तरीके से। लेकिन अब वो बेचारा क्या है, वो गुस्से में भरा हुआ है, वो गिल्ट में भरा हुआ है, क्योंकि वो अपनी वाइफ को मार चुका है, एक ऐसी वाइफ जिसे वो बहुत प्यार करता था। अब क्या करा जाता है कि उसको मतलब इयागो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको रोक दिया जाता है। इसी बीच में क्या होता है, इयागो ये सारी बातें सुन के एमिलिया के छुरा घोंप देता है, स्टैब कर देता है, उसको मार देता है। तो एमिलिया मर गई, रोड्रिगो मर गया। अब यहाँ पे ओथेलो जो है वो इयागो को मारने की कोशिश करता है। जब ये इसको मारने की कोशिश करता है तो क्या होता है कि शायद कहीं बच जाता है या भाग जाता है, लेकिन इसका जो है ना जिस चीज़ से मारने की कोशिश करता है वो छीन लिया जाता है। ओथेलो पूरी तरह से निराश हो जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इयागो अपने इरादों की जो भी चीज़ें हैं उनको कहने से मना कर देता है, वो कहता है कि अब वो कुछ भी नहीं बोलेगा। लास्ट में क्या होता है कि ओथेलो जो है ये पूरे तरीके से सारी चीज़ों को समझ गया, लेकिन लास्ट इसका है ये अपने सारी जितनी भी कहानी हुई है, पूरी की पूरी कहानी पर जो जो इसने काम किए उन सारी चीज़ों को सोचता है। स्टेज पर दिखाई देता है कि वो अपनी सारी चीज़ों को सोच रहा है, और वो मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है एक तरीके से। वहाँ पे स्टेज पर इसकी स्पीच आएगी, वो रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस तरह से ना माना जाए, मुझे इस तरह से याद ना किया जाए कि मैंने अक्लमंदी में या जानबूझकर मैंने अपनी बीवी को मारा है, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से
मैं बहुत जल्दी मतलब उस पर शक करने लगा। मुझे थोड़ा सा अगर किसी ने कहा और मैं शक में पड़ गया और इस वजह से मैंने उसको मार दिया और मैंने एक मोती को फेंक दिया एक तरह से। मतलब वो मेरे लिए मोती थी, इतनी कीमती थी और मैंने इतने ज़्यादा कीमती चीज़ को किसी के बहकावे में आकर ख़त्म कर दिया। डेस्डिमोना के बारे में कहता है और ऐसा कहकर खुद को स्टैब कर लेता है, अपने अंदर ही छुरा घोंप लेता है। ये भी मर जाता है, यानी ओथेलो भी मर जाता है। अब लास्ट स्पीच जो आती है या लास्ट एंट्री जो होती है स्टेज पर, वो होती है लोडोविको की। लोडोविको पूरी की पूरी कंडीशन को अपने कंट्रोल में लेता है। ओथेलो को आकर यहाँ इसने अपने आप को स्टैब किया है, लेकिन अभी इसकी डेथ नहीं हुई है, ये मरने ही वाला है, लेकिन इसको आकर कहता है कि अब तुम साइप्रस के गवर्नर नहीं हो, तुम्हारी जगह कैशियो जो है वो वहाँ का गवर्नर बनेगा। और इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी जो है खत्म हो जाती है। तो हमने पिक्चर्स की हेल्प से पूरी स्टोरी जो है वो आपको बता दी बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन इसका जो मेन है ना वो आता है जब क्वेश्चन में अपन डिस्कस करते हैं ना, तो मेन इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इसकी ट्रेजेडी के ऊपर बनता है, इसके थीम्स के ऊपर बनता है, इसके टाइटल के सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बनता है कि ये जो हमारा हीरो है उसके साथ में ट्रेजेडी हुई है तो ये ट्रेजेडी प्ले है। तो इसकी स्टोरी जो है वो पूरी अगर आपको आएगी, इंग्लिश आप बना सकते हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। थीम अपन डिस्कस कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। पहला थीम जेलेसी, सेकंड लव एंड ट्रस्ट, थर्ड है रेस एंड रेसिज्म एंड द फोर इज मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन। तो सबसे पहले उठाते हैं जेलेसी को, जेलेसी की बात करते हैं। जेलेसी की बात करें तो इसके लिए लिखेंगे कि जेलेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इन ओथेलो एंड द कोज ऑफ मच ऑफ द ट्रेजेडी इन द प्ले, क्योंकि ईर्ष्या से ही तो शुरुआत हुई है ना ट्रेजेडी की। ओथेलो की जेलेसी जब होती है, ओथेलो जब जेलस फील करने लगता है, वैसे वैसे उसके साथ ट्रेजेडी स्टार्ट हो जाती है, अपनी वाइफ को मार देता है, ठीक है। उधर अगर बात की जाए किसकी, इयागो की, वो भी तो जेलेसी फील कर रहा है कैशियो से और ओथेलो से। अगर रोड्रिगो की बात की जाए वो भी तो जेलस है। तो जेलेसी जो है वो इसका मेन थीम है, ठीक है। अब हम बात करें अगर इसकी किसकी, लव एंड ट्रस्ट की, तो लव की बात करें तो यहाँ पर ओथेलो के अंदर लव जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल में है, क्योंकि इसके अंदर ना लव दिखाया गया ओथेलो का डेस्डिमोना के लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, डेस्डिमोना भी उससे बहुत प्यार करती है और ज़्यादा प्यार होने की वजह से शक भी ज़्यादा हो जाता है और शक जो है उसकी वजह से प्यार जो है वो एकदम से ख़त्म सा होने लगता है। मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जब लव होता है तो छोटा सा भी शक होता है वो गहरा होता चला जाता है। लव है, ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट देखो आप, ट्रस्ट जो है डेस्डिमोना का क्या ट्रस्ट है, उसको लास्ट तक पता नहीं चलता कि उसका हस्बैंड जो है वो उसके ऊपर शक करता है। फिर बात आ जाती है रेस एंड रेसिज्म की, क्योंकि इसकी ट्रेजेडी का वजह लव एंड ट्रस्ट भी है, जेलेसी भी है, तो ये मेन थीम है। रेस एंड रेसिज्म का भी आप जिक्र कर सकते हैं थीम के अंदर, क्योंकि इस जैसे ये प्ले स्टार्ट होता है ना, वहीं पर आपको कुछ ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो ओथेलो के बारे में कहा गया है। वो एक मूर है, अफ्रीकी मूल का आदमी है, काला है, लेकिन सफ़ेद लोगों के बीच में रहता है, वाइट्स जो है उनके बीच में रहता है। ओथेलो वैसे बहुत पावरफुल है, बहुत टैलेंटेड है, रेपुटेड है, लेकिन फिर भी रेसिज्म का सामना करता है। इयागो, रोड्रिगो ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर गलत गलत टिप्पणियाँ करते हैं, मोटे होठ वाला, पता नहीं क्या क्या उसको बोलते हैं। तो रेस एंड रेसिज्म का थीम भी आप यहाँ उठा सकते हैं। फिर बात आती है मैनिपुलेशन की और डिसेप्शन की, धोखा और हेरा फेरी जिसको कहते हैं। ओथेलो के अंदर धोखे की है ना बहुत बड़ी रोल है, बहुत बड़ी रोल है। इयागो की चालबाजियाँ जो है इसके अंदर पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है, पूरी कहानी के अंदर आपको इसकी चालबाजियाँ दिखाई देंगी। खास करके ओथेलो को, जिसे ये विश्वास दिला देता है ना कि डेस्डिमोना जो है वो तेरे लिए ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो यहाँ पर ट्रेजेडी की शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से मेन थीम्स जो हैं 4 हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इस प्ले से रिलेटेड अगर कुछ भी आपको पूछना हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इस तरीके से आज का अपना वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आए लाइक कर दीजिए जल्दी से, शेयर ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।